हेलो फ्रेंड्स। अभी तक हम लोगों ने सी प्रोग्राम को किसने डेवलप किया और उसकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या क्या उसके फंक्शंस फीचर्स होते हैं, उन सब चीज़ों को देखा। अब हम मेन चीज़ के ऊपर चलते हैं कि सी जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसमें प्रोग्राम को हम कैसे लिखेंगे, किस तरीके से उसको हम प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो बहुत छोटा सा एक ओवरव्यू लेते हैं इसका कि किस तरीके से सी प्रोग्राम को लिखा जाता है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आती हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसमें लिखा है कि ए सी प्रोग्राम बेसिकली कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। एक प्री प्रोसेसर कमांड्स है। तो प्री प्रोसेसर कमांड्स कौन सी हैं? जो सबसे पहली लाइन देखो, जहाँ पर कमेंट्स, प्री प्रोसेसर कमांड्स, फंक्शंस, वेरिएबल्स, स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्रेशंस और कमेंट्स लिखा है। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है प्री प्रोसेसर कमांड्स। प्री प्रोसेसर कमांड्स कौन कौन सी हैं? हैश इंक्लूड stdio.h और हैश इंक्लूड conio.h। अब ये हेडर फाइल्स होती हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में, ह्यूमन लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं ये हेडर फाइल्स हैं। ये इसका फॉर्मेट होता है। जो हैश है, इंक्लूड है, इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है। और stdio.h, ये जो भी अंदर लिखा हुआ, डॉट एच का मतलब हेडर फाइल, और stdio जैसे है तो ये इसका मतलब हो गया स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल, और ये दो ब्रेसेस के अंदर आता है। ठीक है, और इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है। और दूसरी है हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। तो कोनियो का क्या हो गया? कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच। इनका हर एक का अपना यूसेज है। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का मतलब क्या हो गया कि हम जो कमांड्स इसके अंदर लिखते हैं प्रिंट कराने के लिए किसी कमांड को, उसके लिए इस हेडर फाइल को इंक्लूड करना ज़रूरी है। इसी तरह से जैसे कोनियो डॉट एच है, तो हम जो कंसोल आउटपुट, मतलब कि एक जो स्क्रीन होती है जिसके ऊपर प्रोग्राम लिखा जाएगा, जब हम उसको रन कराते हैं और उसके बाद से जो आउटपुट स्क्रीन पे जाते हैं, वहाँ से वापस आने का काम, जाने का और वापस आने का, वो कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल के थ्रू होता है। मतलब अगर हम इस हेडर फाइल को इंक्लूड नहीं करेंगे तो हमारा काम नहीं हो सकता है, मतलब वहाँ पर आउटपुट स्क्रीन पे नहीं जाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद से फंक्शंस हैं। तो फंक्शंस हमारे डिफरेंट तरीके के होते हैं जो बनाए जाते हैं। अच्छा, इससे पहले एक ये भी बता दूं आपको, ये हेडर फाइल्स दो ही नहीं हैं, हेडर फाइल्स बहुत होती हैं। जैसे मान लीजिए मुझे मैट्रिक्स का एक प्रोग्राम बनाना है, तो उसमें मैथमेटिक्स आएगी, मैथमेटिकल फंक्शंस को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो फाइल होती है वो लिखा जाता है हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच। ठीक है। अब इसके बाद से ये जो फंक्शंस होते हैं, इसमें एक मेन फंक्शन होता है वॉइड मेन फंक्शन। और भी कई तरीके के फंक्शंस होते हैं। जब हम फंक्शन वाले टॉपिक पे जाएंगे मेन पे, तब हम वहाँ पर देखेंगे किस तरीके के फंक्शंस होते हैं। यहाँ पर हम अगर बात करते हैं प्रोग्राम के जनरल ओवरव्यू की, तो यहाँ पर वॉइड मेन एक फ़ंक्शन लिया हमने। वॉइड मेन के बाद से आप देख रहे होंगे दो ब्रेसेस हैं, उसके बाद से एक ओपन ब्रेस शुरू होता है। अब जो इसके बाद से देखेंगे आप लोग कि बैक स्पेस, वो बैक स्लैश और स्टार करके एस्टिक करके लिखा हुआ है माई फर्स्ट प्रोग्राम इन सी। कोई भी चीज़ आप लिख सकते हैं इसके, फिर एस्ट्रिक और बैक स्लैश। अब ये इसका मतलब क्या है? जो आप सबसे नीचे देख रहे हैं इसमें कमेंट्स, ये कमेंट्स हैं। इन कमेंट्स को प्रोग्राम के अंदर रीड नहीं किया जाता है। मतलब ये सिर्फ ह्यूमन को समझाने के लिए, मतलब बच्चे को समझाने के लिए, हमें अपने समझने के लिए कि हमने लिखा है यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद से आता है प्रिंट एफ। प्रिंट एफ का मतलब कि हमें क्या प्रिंट कराना है। प्रिंट एफ के अंदर आ रहा है हेलो कॉमा। अच्छा, ये जो आएगा ये कोट्स, डबल कोट्स के अंदर आएगा। ये जो भी मैसेज आएगा, हेलो वर्ल्ड, और बैक स्लैश एन है जो सॉरी, यहाँ पर बैक स्लैश एन है। ये जो है क्या है कि नेक्स्ट लाइन के लिए यूज़ किया जाता है कि हेलो वर्ल्ड जो लिखा जाएगा, नेक्स्ट लाइन में वर्ल्ड जो आएगा वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। इसके बाद से गेट सी एच। गेट सी एच का मतलब कि जो स्क्रीन होती है आउटपुट वाली, उस स्क्रीन पे ले जा करके हमें ये आउटपुट दिखाए। और ये ओपन जो किया था ब्रेस, इसको बंद कर दिया हमने यहाँ पर। तो मेजरली हमने इसके अंदर स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशंस भी देख लिए। स्टेटमेंट एक्सप्रेशन का मतलब ये हो जाएगा कि जैसे मैंने प्रिंट एफ स्टेटमेंट दे दी या कोई एक्सप्रेशन दे दिया, ए इज इक्वल्स टू बी, बी इज इक्वल्स टू सी, मान लो मुझे कोई स्वैप करना है,
दो, जैसे सपोज़ करिए कि दो कोई चीज़ें हैं, उन दोनों को आपस में स्वैप करना और 3 डब्बे दे दिए, तो सिंपली एक को तीसरे में डाल देंगे, दूसरे को पहले में डाल देंगे और फिर तीसरे वाले को दूसरे में डाल देंगे। तो ये हमारा नॉर्मली क्या हो जाएगा, एक स्वैपिंग का काम हो जाएगा। ये एक्सप्रेशंस यूज़ किए गए, हमने मतलब बताया कि ए को सी के अंदर डाल दो, फिर ए जो खाली हो गया वो हमारा बी के अंदर डाल दो, मतलब इस तरीके से करके जो भी है एक्सप्रेशंस हुए। और स्टेटमेंट्स हुई, जैसे कि प्रिंट एफ हुआ, स्कैन एफ हुई, ये स्टेटमेंट्स हुई। उसके बाद से हमने वेरिएबल्स, मान लीजिए कि डिक्लेरेशन होती है वेरिएबल्स की कि इंटीजर ए और बी। जैसे मान लीजिए कि मेरे को सम का एक प्रोग्राम बनाना है, तो सम बनाने के लिए क्या होगा, ए चाहिए मेरे को एक नंबर चाहिए बी वेरिएबल, उसके लिए एक वेरिएबल चाहिए सी। सी के अंदर मैं क्या करूँगा, स्टोर करूँगा सम, ए और बी का सम स्टोर करूँगा। तो ये क्या हो गया, ये वो हो गया, स्टेटमेंट्स हो गए, वेरिएबल्स हो गए, फंक्शंस हो गए, प्री प्रोसेसर कमांड्स हो गई। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे चलकर हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से प्रोग्राम्स को बनाया जाता है। तो नीचे इसे में ऐसे ही लिखा हुआ है कि हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंक्लूड्स द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शंस। जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी के फंक्शंस होते हैं, इनको इंक्लूड करने के लिए इस फंक्शन को यूज़ किया जाता है, मतलब इस हेडर फाइल को यूज़ किया जाता है। द printf और scanf फंक्शन इज डिफाइंड इन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। स्टूडियो डॉट एच जो होता है वो printf और scanf फंक्शंस को मेजरली दर्शाने के लिए, मतलब इनको अगर हम यूज़ कर रहे हैं printf और scanf लाइन्स को, तो हमें कौन सी हेडर फाइल को लेना पड़ेगा, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को लेना पड़ेगा। इंक्लूड कोनियो डॉट एच इंक्लूड्स द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शंस। ये भी जो होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शंस को देखने के लिए होता है हमारा हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, जो कि मैंने बताया था कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। द गेट सी एच क्लियर स्क्रीन, CLR SCR मतलब क्लियर स्क्रीन, मतलब जो भी हमारे प्रोग्राम पहले बनाया हुआ है अगर उसकी स्क्रीन पे कुछ आउटपुट स्क्रीन पे कुछ है तो उसको वो क्लियर कर देगा। गेट सी एच क्लियर स्क्रीन फंक्शन इज डिफाइंड इन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। तो नहीं, डिफाइंड इन कोनियो डॉट एच, यहाँ पर ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर कोनियो डॉट एच आएगा। वॉइड मेन द मेन फंक्शन इज़ द एंट्री पॉइंट ऑफ एवरी प्रोग्राम। जो वॉइड मेन है, कोई भी प्रोग्राम शुरू करना हो, जैसे मान लो हेडर फाइल्स लगाई, उसके बाद से वॉइड मेन लगाया, तब जा कर के हमारा कोई भी मेन फंक्शन शुरू होता है, मतलब मेन प्रोग्राम शुरू होता है। प्रिंटफ फंक्शन कहाँ यूज़ होता है, प्रिंट कराने के लिए डेटा को कंसोल पर। कंसोल का मतलब जो आउटपुट स्क्रीन होती है, कंसोल स्क्रीन होती है बिल्कुल ब्लैक कलर की जो होती है। ठीक है, जब हम प्रैक्टिकली प्रोग्राम करेंगे तब हमको इस चीज़ के बारे में पता चलेगा कि कंसोल स्क्रीन कौन सी होती है, मतलब प्रैक्टिकली देखेंगे। वैसे क्या है कि जो हमने एक एडिटर स्क्रीन के ऊपर प्रोग्राम को लिखा, उस स्क्रीन को जब हम रन कराएंगे, कंट्रोल F9 के थ्रू हमने रन कराया, तो वो दूसरी स्क्रीन पे ले जाएगा, उस स्क्रीन को हम कंसोल कहेंगे, जहाँ पर कि हम उससे इनपुट दे रहे हैं या फिर हम उसको आउटपुट के रूप में देख रहे हैं हमने क्या प्रिंट कराया। गेट सी एच द printf फंक्शन इज़ यूज टू प्रिंट डेटा ऑन कंसोल। ठीक है, printf फंक्शन इज़ यूज टू प्रिंट डेटा ऑन द कंसोल। सिंटैक्स है इसका, मतलब वही जो हमने ऊपर देखा, सिंटैक्स का मतलब ये होता है कि इसका ढांचा किस तरीके से दिखाया जाता है। ये देखिए, जैसे कि printf, और printf के अंदर जो भी हमें प्रिंट कराना है, मैसेज में लिख दिया कि माय नेम इज़ अमित, ये एक मैसेज हो गया, तो वो उसको प्रिंट कराएगा। या फिर printf अंदर लिखा फॉर्मेट स्पेसिफायर, जो डबल कोट्स के अंदर है वो प्रिंट हो जाएगा डायरेक्टली। कॉमा लगा करके वेरिएबल नेम जो लिखा है, वो वेरिएबल नेम का मतलब कि जो वेरिएबल आप दिखाना चाह रहे हैं, इसमें मान लीजिए x दिखाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर x आ जाएगा। ठीक है, x की जो भी वैल्यू लेना चाह रहे हैं। और एक और एग्जांपल इसका प्रिंट एफ, इसमें आता है परसेंटाइल डी। परसेंटाइल डी का मतलब क्या हो गया, ये इंटीजर टाइप है, ए को हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं, कॉमा करके ए लिखा है, ए एक क्या है, इंटीजर है, इंटीजर वैल्यू है। ए के अंदर जो भी वेरिएबल है, मतलब एक एक वेरिएबल है, उसको हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं जो कि इंटीजर टाइप का है। ठीक है, तो परसेंटाइल डी लिखा जाता है यहाँ पर। जैसे फ्लोट है, तो फ्लोट के लिए
या फिर इंटीजर है तो परसेंटाइल डी, ऐसी जो जो अलग अलग डिफरेंट चीज़ें हैं उनके लिए हम अलग अलग तरीके के यूज़ करते हैं, आगे हम देखेंगे। स्कैन एफ फंक्शन इज़ यूज टू इनपुट डेटा ऑन द कंसोल। अब स्कैन एफ फंक्शन को ध्यान से देखते हैं। जैसे हमने प्रिंट कराया कि हमें, जैसे मान लीजिए कि दो नंबर्स का मुझे सम चाहिए, एडिशन चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक तो मैंने दे दिया कि a इज़ इक्वल्स टू 2, b इज़ इक्वल्स टू 3 और c इज़ इक्वल्स टू हमेशा 5 आएगा। तो मैं कभी भी प्रोग्राम को रन कराऊंगा 5 आएगा। एक मेरे को प्रोग्राम ऐसा बनाना है कि मैंने एडिशन का प्रोग्राम बना दिया जैसे कैलकुलेटर के अंदर। अब मैं 3 और 2 को प्लस कर रहा हूँ तो 5 आ रहा है, 3 और 3 को कर रहा हूँ तो 6 आ रहा है। जितनी बार भी मैं अलग अलग वैल्यूज़ दे रहा हूँ, तो मैं अपने आप से जब इनपुट करानी होगी जब मुझे वैल्यूज़, तो वो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए की मैं कोई वैल्यू नहीं दूंगा। जब मैं वेरिएबल को डिफ़ाइन करूँगा वहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा, ए डिफ़ाइन करूँगा, बी डिफ़ाइन करूँगा, और प्रिंट एफ के बाद मैं स्कैन एफ से उनकी वैल्यू मांगूंगा। तो स्कैन एफ में क्या करते हैं, जैसे फॉर्मेट स्पेसिफायर और एंड करके, ये जो एम परसेंट होता है, एम परसेंट वेरिएबल नेम, जो भी वेरिएबल है ए, जिसकी वैल्यू मुझे खुद इनपुट लेनी है यूज़र से, मैं पूछूंगा कि ए की क्या वैल्यू देना चाहते हैं आप। फिर मैं पूछूंगा दूसरी बार स्कैन एफ में बी की क्या वैल्यू देना चाहते हैं आप। फिर उसके बाद से जब मैं एंटर करूंगा तो वो सी की वैल्यू जो मैंने एंटर करी होंगी उन दोनों को प्लस करके देगा। एग्जाम्पल, स्कैन एफ का फॉर्मेट क्या होता है, परसेंटाइल डी कॉमा एम परसेंट ए, इस तरीके से जो वैल्यू लेनी होती है। ठीक है, देखिए ये सी प्रोग्रामिंग जो है थोड़ा सा टिपिकल सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड है क्योंकि आप लोगों का कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं है, और फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग पास ना करके इसको अच्छे से समझें। पास तो करना ही करना है, लेकिन साथ में इस चीज़ को समझें भी, क्योंकि आप लोगों के लिए भी स्कोप बनता है आगे कंप्यूटर फील्ड में जाने का, और सी प्रोग्रामिंग जिसको थोड़ी बहुत भी आती है अच्छी कंपनीज़ में भी जाने का स्कोप बना रहता है। तो इसको बिल्कुल भी बर्डन के रूप में ना लें, थोड़ा थोड़ा इसको सीखें और प्रैक्टिकली ज़रूर इसको करके देखें। जो पेपर आता है अभी तक का पैटर्न जितना देखा गया है कि 40 to 50% इसमें थ्योरी आती है और 40 to 50% प्रोग्राम्स भी आते हैं, और बहुत आसान चीज़ है ये, इसको अगर ठीक से देखा जाएगा तो। ठीक है, तो इसको बर्डन के रूप में बिल्कुल ना लें। हम सभी लोग आपस में विचार विमर्श करते हुए क्लासेस भी लेंगे, जिसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी उसको और अच्छे से करेंगे, है ना। तो इसी तरीके से हमें प्रोग्राम को आगे करना, और थोड़ी सी मेहनत आपको अपने आप से भी इसमें करनी पड़ेगी। हम इसमें जो है गूगल क्लासरूम या फिर जो होता है जियो मीट के थ्रू भी एक दो क्लासेस करके हफ्ते में एक मीटिंग हम कर लिया करेंगे इस पे, और उस पे प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कस कर लिया करेंगे। प्रोग्राम्स आपको खुद बनाना है, इसके लिए कुछ नहीं करना आपको। एक सी का जो कंपाइलर है वो आप लोगों को, मतलब इस पे जो है अपने सिस्टम वगैरह कोई भी जो हो उस पर इंस्टॉल करना है, और उसके बाद से हम सी प्रोग्राम उस पर बनाएंगे, रन करा के देखेंगे, थोड़ा सा हमारा जो होगा उससे कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। और यदि सिस्टम नहीं है तो आप लोग जैसा उचित समझें, अगर मान लीजिए कि आगे आने वाले समय में ऑफलाइन क्लासेस के लिए अलाउ किया जाता है या फिर आप लोग आ सकते हैं, तो फिर सिस्टम्स होंगे वहाँ पर, और 2 या 3 दिन 5 दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए आप लोग आ जाइए, उसमें पूरे प्रोग्राम्स कर करके, मतलब पूरी तरह से मेहनत करके देख लीजिए, उसमें प्रोग्राम्स जैसे हो जाएंगे तो हमारे लिए वो और अच्छा हो जाएगा। मतलब कुल मिला के मेरा इतना ध्येय है कि 30 बच्चे यदि हैं इस क्लास में, तो एक भी बच्चा कोई इसमें बैक ना लाए, क्योंकि इसकी बैक अगर मान लो आ जाती है तो फिर मतलब बड़ी मुश्किल से निकलती है, मैंने एक दो बच्चों को देखा है। ठीक है, तो जिस तरीके से मैं लेके चल रहा हूँ इस तरीके से चलते रहो, बिल्कुल सब लोग पास होंगे, अच्छे नंबरों से पास होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।